नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब ने कभी न कभी जूझा है। सीखना, याद रखना और फिर सब कुछ भूल जाना। हमारे पास डॉक्टर सुजेंद्र प्रकाश के काम द पावर ऑफ ऑर्डर्ड कंसेप्चुअल लिस्टिंग के कुछ हिस्से हैं और इसका जो मुख्य विचार है वो सुनने में बहुत ही आसान लगता है कि भाई अगर कुछ सीखना है तो बस उसकी लिस्ट बना लो। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस स्रोत का दावा है कि ये एक छोटी सी आदत हमारे सीखने के पूरे तरीके को बदल सकती है। तो आज की हमारी बातचीत का मिशन ये समझना है कि एक के नीचे एक सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उस एक शिकायत से करते हैं जो हर स्टूडेंट की जुबान पर होती है। हाँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ, या मेरी मेमोरी बहुत खराब है। ये एक ऐसी भावना है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये किताब कहती है कि प्रॉब्लम मेमोरी की है ही नहीं। और ये बात ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। प्रकाश का तर्क है कि याद रखना यानी रिमेम्बरिंग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दिमाग उसे अपने आप कर लेता है बशर्ते सीखना सही ढंग से हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सालों से ये मानकर बैठे हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है, वो शायद गलत समस्या को सुलझाने में लगे हैं। तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा मेमोरी का नहीं बल्कि स्टोरेज का है। जानकारी दिमाग में स्टोर कैसे की गई है, सारा खेल उसी का है। स्टोरेज का मतलब? जानकारी को दिमाग में रखने का तरीका। बिल्कुल। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन आपने सारी किताबें बिना किसी तरतीब के बस जमीन पर फेंक दी हैं। जब आपको कोई खास किताब चाहिए होगी तो क्या वो मिलेगी? मुश्किल है। शायद नहीं, भले ही वो वहीं कहीं मौजूद हो। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। अगर जानकारी को बेतरतीब तरीके से अंदर डाला गया है तो जरूरत के वक्त, जैसे इंदिरामन के समय, हाँ, उस समय उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर लिस्ट बनाने की तकनीक काम आती है। ये उस लाइब्रेरी में किताबों को सही शेल्फ पर रखने जैसा है। वाह, ये गंदी लाइब्रेरी वाली एनालॉजी तो एकदम सटीक बैठती है। हाँ। तो समाधान है कॉन्सेप्ट्स को एक के नीचे एक लिस्ट करना। हाँ। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब तक लिस्ट नहीं बनती तब तक सब कुछ धुंधला, मिलाजुला और कंफ्यूजिंग रहता है। एक तरह का कोहरा। हाँ, जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं, आप अपने दिमाग को एक ढांचा, एक मेंटल मैप दे देते हैं। हाँ। आप उस लाइब्रेरी को व्यवस्थित कर रहे हैं और एक बार जब ढांचा साफ हो जाता है तो याद रखना अपने आप होने लगता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किताब का हर शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रकाश बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाइए और उसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जो बोल्ड में लिखे शब्द हैं या इटैलिक्स, बिल्कुल, उन पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर अच्छी किताबें पहले से ही आपको इशारे दे रही होती हैं कि मुख्य आइडिया क्या है। हाँ। हमें बस उन इशारों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा करने की आदत डालनी है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल उठता है। ये तरीका तो ठीक है, पर इसमें वक्त तो लगेगा। स्टूडेंट्स के पास पहले ही वक्त की कमी होती है। क्या सीधे चैप्टर पढ़ना शुरू कर देना ज्यादा बेहतर नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। शुरू में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लग सकता है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप शुरू में 15-20 मिनट लगाकर एक लिस्ट बनाते हैं ताकि बाद में रिवीजन के 4-5 घंटे बचा सकें। मतलब ये शॉर्टकट नहीं बल्कि स्मार्टकट है। एग्जैक्टली। बिना लिस्ट के पढ़ना ऐसा है जैसे आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हैं। आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कितना पेट्रोल और वक्त बर्बाद होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लिस्ट आपको एक जीपीएस की तरह रास्ता दिखाती है। समझ गया। और लिस्ट बनाने में भी एक चीज है जिस पर स्रोत बहुत ध्यान देता है, वो है नंबरिंग। हाँ। यानी हर पॉइंट को एक नंबर देना। ये सिर्फ लिस्ट को साफ सुथरा दिखाने के लिए नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। हाँ, नंबरिंग 3 बहुत शक्तिशाली काम करती है। पहला, आपको ठीक ठीक पता चलता है कि इस चैप्टर या टॉपिक में कुल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। मान लीजिए 22 है, तो अब आपके दिमाग को पता है कि इस खेल का दायरा कितना बड़ा है। अच्छा। दूसरा, आपको पता चलता है कि आप उन 22 में से कितने जानते हैं। ये एक ईमानदार सेल्फ असेसमेंट है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, आपको एकदम साफ साफ पता चलता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब अब अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। अगर 22 में से मुझे 17 आते हैं तो मुझे पता है कि मेरी समस्या सिर्फ वो 5 है। हाँ,
मेरा सारा ध्यान और ऊर्जा उन्हीं 5 पर लगेगी। बिल्कुल। इससे रिवीजन सटीक और कुशल बनता है। बिना नंबर वाली लिस्ट के आपको बस एक अस्पष्ट सा एहसास होता है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है। पर कितना आता है और कितना नहीं, ये पता नहीं चलता। सही कहा। आप बार बार पूरा चैप्टर पलटते रहते हैं, इस उम्मीद में कि जो भूला हुआ है वो शायद याद आ जाए। ये तकनीक अनुमान को समीकरण से पूरी तरह हटा देती है। आप ठीक उसी जगह पर मेहनत करते हैं जहां उसकी जरूरत है। स्रोत इस आइडिया को समझाने के लिए कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी देता है जो इसे और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। जैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट। स्कूल में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर ये अलग अलग क्लास में, अलग अलग चैप्टर में आते हैं। सही कहा। एक छात्र 5वीं क्लास में कुछ पढ़ता है, फिर 8वीं में, फिर 11वीं में। उसके लिए ये सब अलग अलग विषय हैं। वो कभी इनके बीच का कनेक्शन देख ही नहीं पाता। सही। लेकिन जब कोई बैठकर इन सबको एक साथ लिस्ट करता है, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, तो अचानक एक आहा मोमेंट आता है। उसे एहसास होता है कि सब एक ही चीज है। हाँ, यानी एनर्जी के अलग अलग रूप है और इन सब पर ऊर्जा संरक्षण जैसे एक ही नियम लागू होते हैं। इससे तो सालों का कंफ्यूजन एक झटके में दूर हो सकता है। छात्र एक ही आइडिया को बार बार नए सिरे से सीखते रहते हैं क्योंकि वो पुरानी जानकारी को नई जानकारी से जोड़ ही नहीं पाते। बिल्कुल। लिस्ट बनाने से आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। ये ज्ञान के बिखरे हुए टुकड़ों को एक बड़ी कोहेरेंट तस्वीर में बदल देता है और ये डर को भी कम करता है। वो कैसे? जब आपको पूरी तस्वीर दिखती है तो चीजें उतनी डरावनी नहीं लगती। एक और उदाहरण कंप्यूटर साइंस का है, जो आज के दौर में बहुत लोगों के लिए प्रासंगिक है। प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे C++, जावा, पाइथन। नए सीखने वालों को लगता है कि ये सब पूरी तरह से अलग दुनिया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा है कि एक से दूसरी में जाना पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन अगर आप इन सभी भाषाओं के मूल कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाएं, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो आपको क्या दिखेगा? आपको पता चलेगा कि हर भाषा में डेटा को स्टोर करने का, किसी काम को बार बार करने का और फैसले लेने का एक तरीका होता है। मूल तर्क और उद्देश्य एक ही है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका यानी सिंटैक्स बदल जाता है। बिल्कुल। वाह, ये तो गेम चेंजर है। ये ऐसा है जैसे पानी को अलग अलग भाषाओं में वाटर, एक्वा या पानी कहना। चीज एक ही है, बस शब्द अलग हैं। और जैसे एक छात्र को ये एहसास होता है, उसका डर खत्म हो जाता है। वो एक भाषा से दूसरी भाषा में बहुत आसानी से जा सकता है, क्योंकि अब वो सिंटैक्स नहीं रट रहा, वो मूल सिद्धांतों को समझ रहा है। वो अपने C++ के ज्ञान को पाइथन सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, और सीखने की प्रक्रिया 10 गुना तेज हो जाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। चलिए एक और फील्ड का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इतिहास। क्या ये तकनीक वहां भी काम करेगी? इतिहास में तो कहानियां होती हैं, लिस्ट कैसे बनेगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इतिहास में भी ये उतना ही कारगर है। मान लीजिए आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है। सही है। आप घटनाओं की एक लिस्ट बना सकते हैं। 1857 का विद्रोह, कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, गांधी जी का आगमन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अंत में आजादी। जैसे ही आप ये लिस्ट बनाते हैं, आपको एक टाइमलाइन, एक ढांचा मिल जाता है। अब आप हर घटना के कारण और परिणाम को उस ढांचे में फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक घटना दूसरी घटना की वजह बनी। बिना लिस्ट के ये सब बस तारीखों और नामों का एक जंजाल लगता है। तो ये तरीका इतना शक्तिशाली है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्यादातर छात्र कहाँ गलती करते हैं। आखिर रट्टा मारने की आदत इतनी आम क्यों है अगर वो काम ही नहीं करती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत के मुताबिक यही वो सबसे बड़ी गलती है। छात्र प्रक्रिया को उल्टा शुरू करते हैं। उल्टा? हाँ, वे सीधे याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस प्रक्रिया का आखिरी स्टेप होना चाहिए। ये क्रम तो सीखने के पारंपरिक तरीके के बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग तो सीधे चौथे कदम यानी याद करने पर कूद जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वे असफल होते हैं। प्रकाश एक बहुत ही साफ क्रम बताते हैं जो हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। पहला, लिस्ट बनाएं। सबसे पहले ये जानें कि आपको क्या क्या जानना है। मैदान का नक्शा तैयार करें। ठीक है। दूसरा, मैप बनाएं। देखें कि ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तीसरा, कनेक्ट करें।
नई जानकारी को उस जानकारी से जोड़ें जो आप पहले से जानते हैं। और चौथा, और फिर याद करें। इस स्टेज तक आते आते याद रखना एक जबरदस्ती की कोशिश नहीं, बल्कि एक नेचुरल नतीजा बन जाता है। मैप और कनेक्ट वाले कदमों को छोड़ना, ये कैसा होगा? मैप और कनेक्ट वाले कदमों को छोड़ना वैसा ही है जैसे किसी शहर में बिना गूगल मैप्स के घूमने निकल पड़ना। आप शायद 2-4 गलियां और लैंडमार्क रट लें, लेकिन आपको उस शहर की पूरी समझ कभी नहीं आएगी। सही बात है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। जब आप कॉन्सेप्ट्स को मैप करते हैं तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में लूप्स का विचार कंडीशंस के साथ कैसे काम करता है। या फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे बदलती है। हाँ, यही असली समझ है। हमारा दिमाग कनेक्शंस और पैटर्न्स याद रखने के लिए बना है, बेतरतीब तथ्यों को रटने के लिए नहीं। मतलब रट्टा मारना दिमाग के नेचुरल डिजाइन के खिलाफ जाना है। और ये लिस्टिंग, मैपिंग और कनेक्टिंग वाली प्रक्रिया दिमाग को वही देती है जो उसे चाहिए। हाँ, और ये कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक बोझ को बहुत कम कर देता है। जब चीजें व्यवस्थित होती हैं तो दिमाग को हर जानकारी को अलग अलग याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो पूरे नक्शे को एक साथ समझ लेता है। अच्छा, यही वजह है कि एक बार जब आप इस तरीके से कुछ सीख लेते हैं तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर किसी को सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? स्रोत का अंतिम संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। कभी भी किसी विषय को पढ़ना शुरू करने से पहले उसकी कॉन्सेप्ट लिस्ट बनाए बिना, उसे नंबर दिए बिना और पूरी तस्वीर देखे बिना आगे ना बढ़ें। एक कदम लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपका सबसे ज्यादा वक्त बचाएगा। और अगर कोई ऐसा कर पाता है तो शायद वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि मैं परीक्षा में सब कुछ भूल गया। क्योंकि असली समस्या भूलना है ही नहीं। भूलना तो सिर्फ एक लक्षण है। हाँ, बीमारी नहीं। असली बीमारी है बिना किसी संरचना के अव्यवस्थित तरीके से जानकारी को दिमाग में डालने की कोशिश करना। ये तकनीक उस बीमारी का इलाज करती है, न कि सिर्फ लक्षण का। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यह है कि सीखने की एक बहुत बड़ी बाधा को एक बहुत ही सरल तकनीक से दूर किया जा सकता है। लिस्ट बनाना। ये सिर्फ जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को एक साफ ढांचा देने के बारे में है, ताकि वो जानकारी को प्रभावी ढंग से स्टोर और रिट्रीव कर सके। ये सीखने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है, रटने से समझ की ओर। और अब सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्रोत में ये तकनीक मुख्य रूप से अकादमिक पढ़ाई के लिए बताई गई है। सही। लेकिन क्या इसका दायरा सिर्फ वहीं तक सीमित है? क्या इस सिद्धांत को हम अपने प्रोफेशनल जीवन में, कोई नए स्किल सीखने में, या यहाँ तक कि अपने शौक को बेहतर ढंग से समझने में भी लागू कर सकते हैं? सोचे, ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को उसके मुख्य हिस्सों में तोड़कर लिस्ट करना, या कोई नई भाषा सीखते वक्त उसके व्याकरण के नियमों को सूचीबद्ध करना, या गिटार सीखते वक्त सभी कॉर्ड्स की एक लिस्ट बनाना। शायद किसी भी जटिल चीज की गहराई में उतरने का पहला कदम हमेशा उसे सरल बिंदुओं में तोड़ना ही होता है।